नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ ममता तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। तेल के दामों में लगातार इजाफा। पेट्रोल डीजल आज फिर महंगा, 35 पैसे प्रति लीटर बढ़े दाम। दिल्ली में पेट्रोल 108 रुपए के पार, मुंबई में डीजल 105 रुपए प्रति लीटर से अधिक। आर्यन की जमानत याचिका पर आज फिर सुनवाई। दोपहर 2:30 बजे बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई। कल नहीं मिली थी आर्यन खान को जमानत। आर्यन के वकील ने गिरफ्तारी को बताया गलत। चारधाम यात्रा में टूटा पिछले साल का रिकॉर्ड। 43 दिन में पहुंचे 3.48 लाख से अधिक तीर्थयात्री। बद्रीनाथ में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू। केदारनाथ में -3 डिग्री पहुंचा तापमान। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको जानकारी दे देते हैं अमित शाह के 30 अक्टूबर को देहरादून दौरे की। दरअसल 30 अक्टूबर को देहरादून में जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। जनसभा से चुनाव अभियान का आगाज शाह की तरफ से किया जाएगा। विधायकों और पार्टी के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। उत्तराखंड वासियों को कई सौगातें दे सकते हैं। 2022 में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है उत्तराखंड में। उत्तराखंड को एक बार फिर से वहां पर अपनी सरकार बनाने के लिए बीजेपी की केंद्रीय टीम इस वक्त उत्तराखंड के दौरे पर है। 30 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं देहरादून। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कार्यक्रम केदारनाथ का रहने वाला है। तो ऐसे में जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे तो उनकी ओर से उत्तराखंड वासियों को कई सौगातें मिलेंगी। धनराज गर्ग संवाददाता इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। धनराज, अमित शाह पहुंच रहे हैं देहरादून, क्या कार्यक्रम? जी ममता, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तराखंड में 2022 का चुनाव नजदीक है तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तैयारी कर चुकी है और कोई भी कसर बीजेपी उत्तराखंड में नहीं छोड़ना चाहती। क्योंकि आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड का जो इतिहास रहा है वो यही इतिहास है कि एक बार बीजेपी की सरकार आती है तो एक बार कांग्रेस की सरकार आती है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं इतिहास बदलने की कवायद पूरी बीजेपी कर रही है कि बीजेपी दोबारा सत्ता में आने की कोशिश लगातार कर रही है, जिसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो केंद्रीय नेता है बीजेपी के वो लगातार उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। हाल ही में आपने देखा कि जेपी नड्डा उत्तराखंड आए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आए थे और अमित शाह भी उत्तराखंड आए थे। लेकिन एक बार फिर अमित शाह गृह मंत्री उत्तराखंड आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जब 30 अक्टूबर को उत्तराखंड गृह मंत्री पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं वो जनता को एक बड़ी सौगात भी यहाँ पर दे सकते हैं और वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और साफ तौर पर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो 2022 का चुनाव होगा उसकी जान फूंकने के लिए वो उत्तराखंड आ रहे हैं। जी ममता, पदाधिकारियों को कुछ जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, इसकी भी जानकारी है? धनराज, आवाज मिल रही है? जी जी धनराज, पार्टी विधायकों और पदाधिकारियों को कुछ नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, क्या रोडमैप तैयार कर रही है बीजेपी? जी बिल्कुल ममता, जिस तरीके से 2022 के चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं विधायकों में और पदाधिकारियों में जान फूंकने अमित शाह उत्तराखंड आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको एक जिम्मेदारी वो दे सकते हैं कि विधानसभा वार वो जिम्मेदारी उनको देंगे कि विधानसभा वार वो जाएंगे और तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और जन जन तक अपनी जो सरकार की नीतियां हैं या सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं को वो जनता तक पहुंचाएंगे, जिससे कि 2022 के चुनाव में उनको फायदा हो सके। वहीं आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कार्य कर रहे हैं और योजनाओं की योजनाएं निकाल रहे हैं, वो योजनाएं किसी तरह जनता तक पहुंचाई जाए इसको लेकर पूरा रोड मैप बीजेपी तैयार कर रही है। और साफ तौर पर यही कहा जा सकता है कि जिस तरीके से अमित शाह उत्तराखंड पहुंचेंगे 30 तारीख को और वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे तो उसमें योजनाओं का जिक्र भी वो जरूर करते हुए दिखाई देंगे और तमाम कार्यकर्ताओं से अपील भी करेंगे कि वो बीजेपी को जिताने के लिए जी जान से अब जुट जाएं, क्योंकि चुनाव का समय अब ज्यादा नहीं रहा है, बहुत कम चुनाव का समय रह चुका है। ममता, बिल्कुल, ऐसे में जो केंद्रीय टीम है वो अब जब दौरे कर रही है तो जमीनी स्तर पर जो बीजेपी की टीम बनाई गई है वो उत्तराखंड में कितना एक्टिव नजर आ रही है धनराज? क्योंकि मुख्यमंत्री तो लगातार दौरे कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय विधायक और वहां के कार्यकर्ता किस तरीके से जनता के बीच पहुंच रहे हैं? जी ममता, बिल्कुल बीजेपी का एक नारा है कि बूथ जीता तो देश जीता, बूथ जीता तो राज्य जीता। तो कहीं ना कहीं उनका ये नारा एक तरीके से
प्रसार होता हुआ नजर आता है, क्योंकि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो बूथ लेवल तक कार्य कर रहे हैं और तमाम बूथ लेवल तक वो जा भी रहे हैं। और जिस तरीके से देखा जाए जरूरी है बूथ लेवल तक जाना बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है। धनराज, तमाम जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। बात यूपी की कर लेते हैं। नवंबर में ट्रैक्टर रैली निकालेगा बीजेपी किसान मोर्चा। प्रदेश के सभी जिलों में ये ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। आपको जानकारी दे दें कि दिसंबर में विधानसभा सम्मेलन भी करेगा बीजेपी किसान मोर्चा। 10 नवंबर तक 50 लाख किसानों के बीच चौपाल लगाएगी बीजेपी। मोदी योगी सरकार की किसान कल्याण योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। तो गौरव पांडे संवाददाता इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, बीजेपी किसान मोर्चा अब आगे की रणनीति तैयार कर रहा है। किस तरीके से आगे की रणनीति इस मोर्चे की रहने वाली है ताकि बीजेपी को आने वाले चुनाव में किसानों का साथ मिल सके, क्योंकि किसान नाराज हैं, ये सब जानते हैं। जाहिर तौर पर ममता, देखिए, भारतीय किसान मोर्चा जो कि भारतीय जनता पार्टी का एक घटक है, वो पूरी नवंबर भर पूरे प्रदेश में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी इसमें रहेंगे, साथ ही साथ किसान भी इसमें रहेंगे। और खासकर किसान संयुक्त मोर्चा के माध्यम से ये चूंकि एक तरीके से रैली है, और इस रैली में प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में जो कार्य किए हैं, यानी कि बिजली की दरों को कम करना, किसान की जो फसल मूल्य है उसको कम करना, स्टोरेज को बढ़ाना, और तमाम इस तरीके के संदेश जो है वो पहुंचाएंगे किसानों तक, और खासकर आम जनता के बीच की किसानों को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं वो उस पर बेहतर कार्य हो रहा है। और इस तरीके से पूरे नवंबर भर ये रैलियां चलेंगी। किसान रैली है, खासकर किसान इसमें शामिल होंगे। और साथ ही साथ इस रैली का प्रमुख कारण जो है वो सिंधु बॉर्डर पर बैठे वो किसान जिन्होंने सरकार की नीतियों को गलत बताया है, तमाम तरीके के जो नियम बने हैं, कानून बन रहे हैं, उसमें संशोधन कराना चाहते हैं, उसके दुष्प्रचार को करने वाले किसानों के खिलाफ भी ये रैली है। तो जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी का घटक है, और ये पूरी रैली पूरे प्रदेश में चलेगी। पूरे प्रदेश में एक तरीके से जनमानस तक ये संदेश पहुंचाया जाएगा किसानों के ही माध्यम से। जी, और दिसंबर में विधानसभा सम्मेलन भी कराया जाएगा। जाहिर तौर से उत्तर प्रदेश में चूंकि विधानसभा चुनाव है, विधानसभा सम्मेलन तो यूं भी पार्टी चूंकि अब आने वाला समय चुनाव का है, और चुनाव से पहले विधायकों के साथ बैठक करना, विधायकों से बात करना, कार्यकर्ताओं से नजदीक से क्षेत्र के हालात जानना, किसानों के हालात जानना, रोजगार पर बात करना। आज भी उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल की महंगाई को लेते हुए एक बैठक करी है। तो जाहिर तौर पर इन सभी मुद्दों पर विधानसभा सत्र भी चलेगा, किसान रैली भी की जाएगी, और पूरी तरीके से जनता को साधने का कार्य किया जाएगा। जी, तो क्या लग रहा है गौरव, कितना फायदा होगा, क्योंकि किसानों की नाराजगी हमने हर स्तर पर देख ली है बीजेपी के खिलाफ, और ऐसे में किसान बड़ा वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में। खासकर कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर किसान भरोसे ही सरकार रह सकती है। ऐसे में इन सम्मेलनों का कितना असर पड़ सकता है? देखिए, जाहिर तौर पे ममता, भारतीय जनता पार्टी की अगर आप बात करें तो पश्चिमी सीट हमेशा से ही इनकी कमजोर रही है। मेरठ की बात करें, बागपत की बात करें, तमाम क्षेत्र जो पश्चिमी पट्टी के आते हैं वो किसानों से पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। और इस वक्त जो बॉर्डर पर प्रदर्शन चल रहा है वो भी वो किसान ही हैं, जिसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। पूर्वांचल की सीट भी लगभग अखिलेश यादव के गढ़ में जाती दिखाई दे रही है। लेकिन ये तो जब नजदीक आएंगे चुनाव तभी स्थिरता से पता चल पाएगा कि आखिरकार क्या रणनीतियां जनता ने बनाई हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बनकर निकलने वाली समाजवादी पार्टी होगी, क्योंकि पूर्वांचल और किसानों की नाराजगी का पूरा फायदा समाजवादी। चलिए गौरव, तमाम जानकारी देने के लिए फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। तो किसान एक नई रणनीति बनाने जा रहे हैं। दरअसल बीजेपी किसान मोर्चा की तरफ से ये रणनीति बनाई जाएगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश से एक और खबर आपको दे देते हैं। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की हार पर पाकिस्तान का समर्थन करने वालों के खिलाफ योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 7 लोगों को नामजद किया है, और यूपी के अलग अलग जिलों में पाकिस्तान के समर्थन में आए लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसके खिलाफ देशद्रोह के केस चलेगा। बताया जा रहा है कि आगरा में 3, बरेली में 3, लखनऊ में 1 शख्स को पुलिस ने नामजद किया है।
और एक अहम खबर लखनऊ से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के आज कई कार्यक्रम है। बीजेपी के सामाजिक सम्मेलन को संबोधित किया है। कोरोना की समीक्षा के लिए बैठक करेंगे सीएम योगी। दीपावली मेले का भी उद्घाटन सीएम की तरफ से किया जाएगा। तो फिलहाल आपको बता दें कि कोरोना की समीक्षा की जाएगी, दीपावली मेले का भी उद्घाटन मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के आज कई कार्यक्रम रहने वाले हैं लखनऊ में। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि बीजेपी के सामाजिक सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कोरोना की समीक्षा के लिए बैठक सीएम की तरफ से की जाएगी। दीपावली मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री करते नजर आएंगे। तो आज सीएम के कई कार्यक्रम हैं और इन कार्यक्रमों में सीएम पहुंचेंगे। लेकिन बाकी कोई बंदिश नहीं। अनुमान करिए, अगर ये स्थिति सपा, बसपा या कांग्रेस की सरकार के समय होता, क्या होता? अराजकता फैलती, महाराष्ट्र की तरह लंबी श्रृंखला मरने वालों की होती, अव्यवस्था फैल जाती, अराजकता का वातावरण होता। और इस वातावरण में सरकारें किस रूप में मौन रहती थी? आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में या तो केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार कार्य कर रही थी। राजनीतिक दलों में भारतीय जनता पार्टी और कुछ सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता कार्य कर रहे थे। शेष की स्थिति क्या थी? कहां कांग्रेस थी, कहां सपा थी, कहां बसपा थी? ये सभी आइसोलेशन में थे। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब चुनाव की आहट सुनाई दे रही है तो अब इनके भी स्वर बदलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये लोग फिर से अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं, नए नए नारों के साथ आएंगे, सामाजिक ताने बाने को तोड़ेंगे, अव्यवस्था और अराजकता का एक वातावरण खड़ा करने का प्रयास करेंगे। और फिर वही गुंडागिर्दी, वही अराजकता, वही दंगे, वही अराजकता, यही इनका एकमात्र रहा है। और उसी के साथ ये पूरे सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास भी करेंगे। भाइयों बहनों, आपने बदलते हुए भारत को भी देखा और बदलते हुए उत्तर प्रदेश को भी देखा है। प्रदेश वही है, तंत्र वही है, केवल सरकारें बदली हैं। और सरकार बदलने के बाद कैसे व्यापक परिवर्तन लाया जा सकता है, कुछ चीजें हैं जो ओवरऑल सिनेरियो को चेंज करता है। आपने देखा होगा प्रदेश के अंदर 2016 तक प्रदेश के अंदर व्यवसाय की जो सुगमता है, यानी जिसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं, निवेश कैसे हो, बाहर से आने वाला निवेश कैसे यहां पर अधिक से अधिक हो, जब इसकी चर्चा होती थी तो भाइयों बहनों, इस निवेश की सुगमता के लिए जो सबसे अच्छा वातावरण बनाने का प्रयास होना चाहिए था, पिछली सरकारों को इससे फुर्सत ही नहीं थी। उत्तर प्रदेश 14वें, 15वें, 16वें स्थान पर आता था और मात्र 3 साल के अंदर प्रयास किया गया, कुछ रिफॉर्म किए गए, परिणाम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, यानी निवेश की सुगमता के लिए आज देश के अंदर उत्तर प्रदेश 14वें स्थान से उसकी रैंकिंग में सुधार होते हुए आज वो दूसरे नंबर पर आया है। यानी प्रदेश और दुनिया का कोई निवेशक अगर प्रदेश के अंदर निवेश करना चाहता है तो भाइयों बहनों, निवेश के सबसे अच्छे जो देश के अंदर 2 गंतव्य होंगे उनमें उत्तर प्रदेश एक है। यानी किसी भी व्यक्ति को निवेश करना होगा तो उसको उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश जरूर करेगा। ये निवेश विकास का भी प्रतीक बनता है, ये निवेश रोजगार और नौकरी का भी संभावनाओं को आगे बढ़ाता है, ये निवेश हर एक व्यवसायी को अपने साथ जोड़ करके फिर उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करता है, नौजवानों को नए स्टार्टअप के साथ जोड़ने के लिए भी प्रेरित करता है। और यह कार्य लगातार प्रदेश के अंदर पिछले 4.5 वर्ष के अंदर आपने बदलते हुए देखा है। इससे पहले सुरक्षा का कितना गंभीर संकट था, क्या ये सुरक्षा का वातावरण समाजवादी पार्टी दे पाएगी? क्या कांग्रेस दे पाएगी? क्या बहुजन समाजवादी पार्टी दे पाएगी?
क्या सुरक्षा का ये वातावरण ओवैसी दे पाएगा? भाइयों बहनों, इस सुरक्षा के लिए स्वयं खतरे हैं। कैसे आप उम्मीद करते हैं इनसे? कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि लोग सुरक्षा का वातावरण देंगे? जिनके कालखंड में उत्तर प्रदेश बदला हुआ, उत्तर प्रदेश की एक बदरंग तस्वीर दुनिया के सामने जाती थी। हर तीसरे चौथे दिन जिनके कालखंड में एक दंगा होता था, वे लोग सुरक्षा का वातावरण कैसे दे पाएंगे? कैसे उनसे उम्मीद की जा सकती? तो सीएम योगी आदित्यनाथ को इस वक्त आप सुन रहे थे। तमाम जानकारी उनकी तरफ से दी जा रही थी। फिलहाल आगे चलते हैं और बात जम्मू कश्मीर की कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में बड़ा हादसा हुआ है। खाई में गिरी यात्रियों से भरी मिनी बस। हादसे में 8 लोगों की मौत की खबर फिलहाल सूत्र की ओर से जानकारी आ रही है। हादसे में कई लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। तो बड़ा हादसा हुआ है। घटना स्थल पर किस तरीके की स्थिति है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। एक मिनी बस पलट गई और अचानक से एक बड़ा हादसा जम्मू कश्मीर के डोडा में हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं खाई में ये बस गिरी है जिसमें यात्री भरे हुए थे और इसमें कई लोग घायल हैं और साथ ही 8 लोगों की मौत की पुष्टि फिलहाल इस वक्त जानकारी सूत्र दे रही हैं। और एक और अहम जानकारी से आपको रूबरू करवाते। दरअसल आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई आज होने जा रही है। आर्यन की जमानत याचिका पर दोपहर 2:30 बजे सुनवाई होगी। बॉम्बे हाई कोर्ट में आज फिर से अपना पक्ष रखेगी एनसीबी। आर्यन खान की जमानत के विरोध में है एनसीबी। आर्यन को जमानत नहीं मिलनी चाहिए, एनसीबी कह रही है। जांच को प्रभावित बेल करेगी, एनसीबी की तरफ से कहा गया है। तो आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज फिर से सुनवाई होने जा रही है। बीते 2 दिन से लगातार आर्यन की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही है। आपको जानकारी दे दें कि एनसीबी नहीं चाहती है कि आर्यन खान को बेल मिले क्योंकि वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। ये एनसीबी का कहना सामने आ रहा है। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ आर्यन के वकील की बात करें तो उनका कहना है कि उन्हें गिरफ्तार ही करने की कोई वजह ही सामने नहीं है। और अब खबर पंजाब से, जहां उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने आज किया औचक निरीक्षण। जाम और भीड़भाड़ वाले इलाकों का जायजा लिया। जिला फतेहगढ़ साहिब में जीटी रोड पर पुलिसकर्मियों को भी सख्त निर्देश दिए। पुलिसकर्मियों से तत्परता से अपनी ड्यूटी करने को कहा। त्योहारी सीजन को देखते हुए यातायात के सुचारू संचालन हो, रंधावा की तरफ से कहा गया। तो पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने आज औचक निरीक्षण किया है। जाम और भीड़भाड़ वाले इलाकों का जायजा लिया है। खासतौर पर सुखजिंदर सिंह रंधावा का ये कोई पहला औचक निरीक्षण नहीं है। इससे पहले भी अगर हम देखें तो एक बार उनकी तरफ से रात की गश्त को देखने के लिए वो निकले थे और फिर एक बार औचक निरीक्षण सुखजिंदर सिंह रंधावा की तरफ से किया गया जिसमें भीड़भाड़ और जाम वाले इलाकों का जायजा उनकी तरफ से लिया गया। और अहम जानकारी, 2 दिवसीय दौरे पर आज पंजाब को निकले अरविंद केजरीवाल किसान और कारोबारियों से मुलाकात करेंगे। भटिंडा और मानसा में व्यापारियों के साथ बैठक करेंगे। सीएम केजरीवाल कर सकते हैं बड़ा ऐलान, पंजाब में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। तो फिलहाल आज पंजाब के दौरे पर है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल कुछ बड़े ऐलान कर सकते हैं अपने इस दौरे के दौरान। आपको ये भी बता दें कि किसानों के साथ और कारोबारियों के साथ उनकी मुलाकात रहने वाली है। राघव चड्ढा भी उनके साथ है और अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा दोनों ही पंजाब दौरे पर है, जहां वो किसानों से मिलेंगे, साथ ही साथ कुछ कारोबारियों से भी उनकी मुलाकात है और ये ऐलान कर सकते हैं कि इस बार पंजाब में वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो अपनी पार्टी को मजबूती देने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रही हैं। बसी पठानम में विकास कार्यों को लेकर मौजूदा विधायक गुरप्रीत सिंह की ओर से गांव के पंचों और सरपंचों से गांव में आ रही समस्या
और विकास कार्यों के मुद्दों पर बात की गई और भरोसा दिलाया गया कि सीएम मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी फतेहगढ़ साहिब में नतमस्तक होंगे और वो उनसे बात करेंगे कि हर गांव को 20-20 लाख तक के विकास कार्यों के लिए ग्रांट दी जाए, जिससे गांव को और सुंदर बनाया जा सके। जिन्हें सरपंच साहब पंचायतों ने बुलाइया ने, क्योंकि कल साडे मुख्य मंत्री चरणजीत चन्नी जी ने फतेहगढ़ साहब आना, अमलोह भी आना, फतेहगढ़ साहब आना। उन्होंने यही बेनती करनी है क्यों डिवेलपमेंट तो पहले ही बहुत सारी सरकार ने की है, तो हुण कई पिंडां साडे किते सीवरेज की समस्या है, किते अपना जिवें कम्यूनिटी सेंटर है। एशियन समिट चलते जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और आपको दिखाते हैं सम्मेलन में क्या कुछ चल रहा है। भारत आगामी अध्यक्ष कंबोडिया और हमारे कंट्री को कोऑर्डिनेटर सिंगापुर के साथ मिलकर आपसी संबंधों को और गहन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। अब मैं आप सभी के विचार सुनने के लिए आतुर हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल एशियन समिट में इस वक्त आप पीएम मोदी को सुन रहे थे, जहां उनकी तरफ से आज उसको संबोधित किया गया। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। पंजाब में बेमौसम बारिश के चलते किसानों की फसल खराब हो गई है। वहीं मंडियों में किसान कई दिनों से अपनी फसल की खरीदारी को लेकर बैठे हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बस्ती पठाना मंडी का दौरा किया और किसानों का हालचाल जाना। इस दौरान किसानों ने कहा कि मंडियों में फसल की धुलाई के समय घोटाला किया जाता है। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੋ, ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੋ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਲੋਹ ਮੰਡੀ 'ਚ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਰਹੰਦ ਮੰਡੀ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਤੇ ਸਿੱਟਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂਰੀ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੁੱਲਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਝੋਨਾ, ਜਦੋਂ ਨਮੀ ਹੈਗੀ ਸੀ 18, ਵੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹ 20 ਹੋ ਗਈ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ 22, 23, 24 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪੱਕਾ ਫੜ ਹੋਵੇ, ਆਰਸੀਸੀ ਫੜ ਹੋਵੇ, ਉਹ 'ਚ ਫੁੱਲਣ ਜੋਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ 20, 22 ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ 18 ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 17 ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਮੀ ਦਾ ਗ੍ਰੇਡ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ 18, 19 होना चाहिए। चलिए फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।